ऑलराइट, तो लास्ट क्लास में हम लोग सीख रहे थे क्या चीज़, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में काफ़ी कुछ सीखे थे और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस बात पर हम लोग फोकस कर रहे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का एनर्जी होता है, वो भी एक साथ एक टर्म लिख दिया जाता है बस। हाँ, अगर 2 चार्जेस से ज़्यादा रहेंगे, 3 चार्जेस रहेंगे, 7 चार्जेस रहेंगे, तो उस हिसाब से उतने सारे टर्म्स बनेंगे। तो पिछले क्लास में मैं कुछ मिस्टेक किया था। जब मैं 4 चार्जेस के बारे में पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा था, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 चार्जेस, तो उस समय सबसे लास्ट वाला जो टर्म लिखा था उसका डिनोमिनेटर इनकरेक्ट लिखा हुआ था। वो R14 शायद लिख दिया था मैं, वहाँ पर R कुछ और होना चाहिए था। तुम समझ जाओगे अगर वीडियो को देख रहे होगे तो। और दूसरा मिस्टेक ये किया था, सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम लोग, उसमें एक हाफ टर्म एक्स्ट्रा आया हुआ था। वो मतलब डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में 2 लिखा हुआ था, वो 2 का ज़रूरत नहीं था, 2 नहीं रहेगा वहाँ पर। वेलोसिटी v का वैल्यू जो हम लोग निकाल रहे थे उसमें एक जगह पर 2 नहीं रहेगा। किस जगह पर, पुराने वाले वीडियो को देखोगे समझ में आ जाएगा थॉरली। अच्छा, हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, इस कंसेप्ट के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन में शुरुआत करें, आप वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद रिवाइज कर लीजिए लास्ट क्लास को। ऑलराइट, आई होप आपने अच्छे से पढ़ाई कर लिया। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसी समय मैं आपको ये बता दूं कि जो आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके HCV बुक, NCERT बुक और कैटजी का जो बुकलेट है, ये तीनों चीज़ों को जहाँ से आप एक्सेस कर रहे थे उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया था, इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा था उस लिंक पर क्लिक करने से। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक मैं उसको ठीक कर दिया गया होगा। आप उसे दोबारा से जाके और एक काम करना, जो भी लिंक पर दिया हुआ जो भी मतलब PDF है, 3 फाइल्स हैं PDF की, उन तीनों को डाउनलोड करके अपने मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर में सेव कर लेना। जब जब ज़रूरत पड़े आप उसे रेफ़र कर सकें, बार बार आपको इंटरनेट पर आके यूट्यूब में जाके लिंक पर क्लिक करने की ज़रूरत ना पड़े। ऑलराइट, तो हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन मैं यहाँ पर दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, फाइंड स्पीड अचीव्ड बाय चार्ज, फाइंड स्पीड अचीव्ड बाय चार्ज स्मॉल q as it reaches infinity, as it reaches infinity। अब देखिए क्या सिचुएशन है, ये चार्ज q, ये चार्ज q और ये दोनों ही चार्जेस फिक्स्ड हैं। शुरुआत में तीनों ही चार्ज फिक्स था, लेकिन ये वाला चार्ज को रिलीज कर दिया जाता है तो ये लगातार दूर चलते चला जाएगा और तीनों ही डिस्टेंसेस L, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है, ये ऑलरेडी गिवन है। तो अब सवाल ये है कि फाइंड द स्पीड अचीव्ड बाय Q एट इन्फिनिटी। जब ये Q चार्ज इन्फिनिटी तक पहुंच चुका होगा तो उसके द्वारा अचीव्ड स्पीड कितनी होगी, बड़े आसानी से बताया जा सकता है। आप एक बार खुद से कैलकुलेट किए रहें। हाँ, तो वीडियो को अभी पॉज करना है, ठीक। मैं मान के चलूँगा कि आपने कर लिया। ये चार्ज नंबर 1 है, ये चार्ज नंबर 2 है, ये चार्ज नंबर 3 है, नाम लिख दिए हम लोग। डेफिनेटली एनर्जी कंजर्वेशन हमें यूज़ करना है। एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करने का सही तरीका क्या है, इनिशियल एनर्जी सबसे पहले लिखा जाता है। तो इनिशियल एनर्जी में पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मेंशन करते हैं। देखते हैं क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी तो एनीवेज रहना नहीं है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जब लिख रहे होंगे हम लोग तो K टाइम्स Q² डिवाइडेड बाई L प्लस फिर से K टाइम्स Q² डिवाइडेड बाई L प्लस फिर से K टाइम्स Q² डिवाइडेड बाई L। ये पहला वाला 1 और 2 के बीच में इंटरैक्शन के वजह से, 2 और 3 के बीच में इंटरैक्शन के वजह से, 3 और 4 के बीच में इंटरैक्शन के वजह से।
पूरी बात हो गई। अब फाइनल सिचुएशन की मैं बात करता हूं। फाइनल सिचुएशन कह किसे रहा हूं, जब ये थर्ड वाला चार्ज पार्टिकल कहां पहुंच चुका है, तो इन्फिनिटी पर। अगर वो थर्ड वाला चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी पर पहुंच चुका तो हाफ mv² नाम का इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, जिसमें कि v रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड इस पार्टिकल का। इसका मास भी दिया हुआ था m, भूल जाता हूं हर बार। तो ये तो काइनेटिक एनर्जी हुआ। प्लस अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर लिखे हुए पोटेंशियल एनर्जी को एकदम ध्यान से समझ सकें। तो देखिए, जब पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे होंगे हम लोग, तो अब की बार थर्ड वाला चार्ज पार्टिकल तो इन्फिनिटी पर है, तो उससे एसोसिएटेड जितने भी इंटरैक्शंस थे उसका पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म 0 बन जाना चाहिए। तो 1 और 2 के बीच में जो इंटरैक्शन है वो तो एज इट इज पहले जैसा है ही, इस वजह से k टाइम्स q² डिवाइडेड बाई l लिखा जाना चाहिए। और प्लस 0 प्लस 0, ये दो टर्म्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो थर्ड वाले का इंटरैक्शन फर्स्ट के वजह से, थर्ड वाले का इंटरैक्शन सेकंड के वजह से, जबकि थर्ड वाला इन्फिनिटी पर पहुंच चुका है। तो डिनोमिनेटर ही इन्फिनिटी बन जाने की वजह से ये दो टर्म्स बन गए 0। तो दोनों को इक्वेट करके डायरेक्ट आंसर आ जाता, लेकिन इसमें सीखने वाली बात क्या है, फिर दोनों को इक्वेट करो, आंसर आ चुका होगा। 2 टाइम्स kq² डिवाइडेड बाई l हाफ, तो 2 न्यूमरेटर में गया तो 4 टाइम्स k टाइम्स q² डिवाइडेड बाई ml इक्वल्स टू v, और इतने पूरे का स्क्वायर रूट। बिल्कुल यही आंसर आने वाला है। लेकिन यहाँ पर सीखने के लिए क्या है, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो टर्म लिखा गया था पोटेंशियल एनर्जी का, ये 1 और 2 के बीच में इंटरैक्शन, ये 2 और 3 के बीच में, ये 3 और 1 के बीच में। अच्छा, 1 और 2 के बीच में जो इंटरैक्शन है वो वैसे का वैसा ही लिखा हुआ रह जाएगा, क्योंकि इसके इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज आया ही नहीं। तो जितना पिछले बार लिखा हुआ था उतना ही ये वाला लिखा का लिखा ही रह गया, ये दोनों चेंज होके 0 हो गए। तो कोई ये भी कर सकता था कि 1 और 2 के बीच में इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी लिखे ही नहीं, ना तो यहाँ लिखे ना तो यहाँ लिखे, क्योंकि जब इक्वेट करेंगे तो दोनों तो एनीवेज कैंसिल ही हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखो कि काइनेटिक एनर्जी जो की है वो डेवलप करता है पोटेंशियल एनर्जी के चेंज से, और हर वो पोटेंशियल एनर्जी जिसमें कि बदलाव आए ही ना, उस पोटेंशियल एनर्जी को लिखो चाहे ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाले पोटेंशियल एनर्जी को अगर नहीं भी लिखे होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए एक और क्वेश्चन से देखते हैं और क्या सीखने को मिलेगा। नया क्वेश्चन लिखो। अ चार्ज स्मॉल q is slightly displaced. A charge small q is slightly displaced from center of the ring along the axis as shown. अब देखिए सवाल क्या है। यह रहा एक रिंग, और इस रिंग पर पूरी तरह से यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज फैला हुआ है। जो चार्ज टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है कैपिटल Q का, और जो रेडियस है इस रिंग का वो दिया हुआ है कैपिटल R। परफेक्ट। अब यहां पर सेंटर पर एक चार्ज था स्मॉल q। जरा सोच के बताना, पहले भी इस पर थोड़ा सा डिस्कशन हुआ है, जरा सोच के बताना इस चार्ज स्मॉल q पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा। तो वो 0 होगा। अभी किसी तरह का कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है स्मॉल q। अगर इस स्मॉल q को रिलीज भी कर दिया जाता है तो ये किधर भी नहीं मूव करेगा। यहीं पर ब्रैकेट में लिख लो कि ये जो रिंग है ये फिक्स्ड है, रिंग कैन नॉट मूव। अब ये चार्ज्ड पार्टिकल जो है इसको क्या किया जाता है, हल्का सा बस डिस्प्लेस कर दिया जाता है एक्सिस के डायरेक्शन में। तो एक्सिस के डायरेक्शन में थोड़ा सा भी अगर ये आगे बढ़ जाएगा तो ये रिंग, पूरा का पूरा रिंग का एक एक चार्ज पार्टिकल इसको रिपेल करने लगेगा, जिस कारण से इस डायरेक्शन में ये चलते चला जाएगा। एक सिंपल सी बात, रिपल्शन क्या पहले नहीं हो रहा था?
हाँ, रिंग के एक एक चार्ज के वजह से इस चार्ज्ड पार्टिकल प्लस क्यू पर रिपल्शन तो पहले भी हो रहा था, लेकिन चारों तरफ से लगने वाले फोर्सेस कैंसिल हो जा रहे थे। As soon as this charged particle gets displaced, the net force acting on a small q becomes non-zero, because of which it starts to travel along the same direction. फिर से ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं शुरुआत में? तो हाँ, बिल्कुल ये इक्विलिब्रियम में है। ये किस तरह के इक्विलिब्रियम में है? स्टेबल इक्विलिब्रियम या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? सोच समझ के बताना। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया जाए तो ये लगातार उसी दिशा में चलते चला जाएगा। खैर, अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड स्पीड अचीव्ड बाय क्यू, इसका मास ले लो m। फाइंड स्पीड अचीव्ड बाय क्यू एज इट रीचेज इंफिनिटी। फाइंड स्पीड अचीव्ड बाय m, फाइंड स्पीड अचीव्ड बाय q एज इट रीचेज इंफिनिटी। तो वीडियो को करिए पॉज, क्वेश्चन को करिए सॉल्व। चलिए, मान के चल रहा हूं कि आपने कर लिया। क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी तो भाई है नहीं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो पोटेंशियल एनर्जी मैं अभी लिखूंगा वो लिखने के लिए ही सिखाना चाहता हूं, इसीलिए ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि ये जो चार्ज है रिंग पर, वो इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है कि नहीं? रिंग पर ही आपस में जो दो चार्जेस हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। उनके बीच में इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल होगा, लेकिन वो तो तब भी होगा जब चार्ज यहाँ है, वो तो तब भी होगा जब क्यू चार्ज यहाँ इंफिनिटी पर है। तो इनके बीच में इंटरेक्शन को लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। आई होप समझ पाए इस बात को। पिछले क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट को डेवलप किया हूँ। तो यहाँ पर हम लोग इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे और कहेंगे क्या कि सिर्फ स्मॉल क्यू से रिलेट करने के लिए जितने सारे भी इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल हैं उन सब को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। फिर से, ये जो रिंग था, इसी को दूसरे व्यू से देख रहे हैं, जिस पर कि पूरे में कैपिटल क्यू का चार्ज फैला हुआ था और सेंटर में था एक चार्ज स्मॉल क्यू का। तो ये जो स्मॉल क्यू का चार्ज है ये बाकी सबसे कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, इससे एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे। लेकिन क्यू जिस टर्म में मौजूद नहीं है, यानी कि इसका आपस में इंटरैक्शन क्या है, लिखना चाहो लिख लो। इनिशियली भी रहेगा, फाइनली भी रहेगा, इस वजह से वो कैंसिल हो जाएगा। खैर, तो हम लोग इसको लिखेंगे ही नहीं, इनके आपस में इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी को। हम लोग इनके बीच में इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, इनके बीच में इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। इसके अलावा और जितने सारे पॉसिबल टर्म्स हो सकते हैं उन सब का पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। देखो तो कितने सारे टर्म्स बनने चाहिए, तो इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद हैं इस रिंग पर। तो आखिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, बहुत आसान है। dq का चार्ज मान लो तुम, तो सिर्फ इस dq के वजह से इस q का इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी कितना? तो सिर्फ du, यानी छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं मात्र इस dq के वजह से इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी q का। इसको चलो q मत मानो, कैपिटल Q मान लो, क्योंकि ये कैपिटल Q का एक एलिमेंट है। खैर, तो k टाइम्स स्मॉल q d कैपिटल Q डिवाइडेड बाई r होगा कि नहीं? ये सिर्फ एक छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी में लिखा, इसी का इंटीग्रेशन तो आंसर है। अब याद रखना, ये कैपिटल R तो इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट, स्मॉल q भी कांस्टेंट, dq का इंटीग्रेशन कैपिटल Q। तो इस वजह से जो रिजल्ट बना हमारे पास वो रहेगा k टाइम्स स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R। क्या मैं पूरे सिस्टम का इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी लिखा हूं क्या? नहीं, मैं सिर्फ उतना ही टर्म लिखा हूं जितने का जरूरत है और इतना ही लिखा ही जाता है। मैं इन दो चार्जेस के बीच का, जो रिंग के ही दो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, उनके बीच के इंटरैक्शन को कंसिडर ही नहीं किया एनर्जी कंजर्वेशन में। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके बीच का इंटरैक्शन तो शुरुआत में भी है और बाद में भी है। तो लिखो या ना लिखो, कैंसिल ही उस बात को हो जाना है। फाइनली क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी यही Q के वजह से 0। फाइनल आंसर आ चुका होगा। V का वैल्यू इस बार आएगा 2 टाइम्स
k स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई m टाइम्स r इतने पूरे का स्क्वायर रूट। सही है लिखा हुआ? हाँ। तो हमने काफी कुछ सीखा। एक और चीज करते हैं, उसके बाद थियोरी को और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे हम। इस बार क्वेश्चन को पूरी तरह से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिखो, विथ व्हाट स्पीड शुड द चार्ज स्मॉल q, with what speed should the charge small q be projected, with what speed should the charge small q be projected from P such that it could reach opposite side of the ring, such that it could reach opposite side of the ring। ठीक, क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुन लीजिए जरा। ये एक फिक्स्ड रिंग, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था, ये एक फिक्स्ड रिंग, टोटल चार्ज Q, रेडियस R, ये फिक्स्ड है अपनी इस जगह पर। अब ये एक्सिस है इसका, और इसके एक्सिस पर एक मिनट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, इसके एक्सिस पर यहां पर P पॉइंट पर, यहां पर ऐसे करके कितने डिस्टेंस पर, तो एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन में, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा करना। ये जो रेडियस है, इस रेडियस को मान लो 3r, और ये वाले डिस्टेंस को मान लेना 4r, 5r नहीं 4r। समझ पा रहे होगे क्यों दे रहा हूं? ये 4r है। ठीक, अब क्या है कि इस पॉइंट P से एक चार्ज पार्टिकल को ठीक इसी जगह से रिलीज कर दिया जाता है। रिलीज नहीं किया जाता, फेंका जाता है v के स्पीड से। पहले सभी सवाल को समझ लें अच्छे से, उसके बाद ही अटेम्प्ट करें। तो मान लो तुम कि बहुत ही कम स्पीड से फेंका गया, यही चार्ज्ड पार्टिकल है, यही चार्ज्ड पार्टिकल है, इसी चार्ज पार्टिकल को थोड़ा सा स्पीड दे दिए इस डायरेक्शन में, तो ये थोड़ी सी दूरी तय करेगा और उसके बाद फिर वापस रिबाउंड हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये खड़ा है ना यहाँ पर रिपेल करने के लिए। तो ये चार्ज पार्टिकल थोड़ा सा आगे गया, रिपेल करके वापस आ गया। होगा ऐसा? अच्छा, इसके बाद फिर और ज़्यादा स्पीड दोगे तो हाँ थोड़ा सा और ज़्यादा आगे जाएगा, लेकिन फिर ये वापस आ जाएगा। अब सवाल ये है कि मैं इसे कितना स्पीड दूं ताकि ये दूसरे साइड पहुंच जाए। तो दूसरे साइड पहुंचने के लिए कौन सा जगह है जिसको पार कर लेना होगा? तो आप समझते हैं, सेंटर तक अगर किसी तरह करके ये चार्ज पार्टिकल स्मॉल q का पहुंच गया, किसी तरह करके पहुंच गया अगर सेंटर तक, तो ये दूसरे साइड में उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा स्पीड दोगे तो वो दूसरे साइड में पहुंच जाएगा। तो आप लिमिटिंग केस के लिए सॉल्व करेंगे कि कम से कम कितना स्पीड दिया जाए ताकि ये सेंटर तक जस्ट ये पहुंच सके। तो इसके लिए सॉल्व कर डालो। अभी वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलिए, आई होप आपने कर लिया। क्वेश्चन को मैं भी कोशिश करता हूं सॉल्व करने की। इस बात का ख्याल रहे कि जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होता है ना, चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, तो ये वाला चार्ज पार्टिकल जो है ये मूव कर रहा है, तो इसके मोशन के वजह से एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी आपको देखना है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चार्ज पार्टिकल अपना जगह बदलाना, तो इससे एसोसिएटेड केवल पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन वाला देखेंगे। आपस में ये दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन है कि नहीं है? हाँ है, लेकिन वो चूंकि बदल नहीं रहा समय के बीतने के साथ, इस वजह से उसका इक्वेशंस में यूज नहीं करेंगे हम लोग। तो ये क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। इनिशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी में लिख दिया 12mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखो तो पोटेंशियल एनर्जी इस Q का यहाँ के dQ के साथ इंटरेक्शन, फिर नेक्स्ट वाले dQ के साथ इंटरेक्शन, फिर नेक्स्ट वाले dQ के साथ इंटरेक्शन, इन सब का डिस्टेंस तो सेम ही है इस पॉइंट से, है कि नहीं? ये 3r है और ये सोच समझ के दिया था 4r, तो ये हाइपोटेन्यूज वाला जो कि लेंथ रहेगा थ्रू आउट द रिंग एलिमेंट, ये कितना डिस्टेंस रहेगा? तो 5r। मैं ये बोल रहा हूं कि स्मॉल q का इंटरेक्शन यहाँ पर कोई भी d कैपिटल Q के साथ 5r का डिस्टेंस रखता है।
तो इस वजह से Q K टाइम्स Q इंटू डी कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 5R, उसी का इंटीग्रेशन 5R कॉमन निकल जाएगा। फाइनली हमारे पास रिजल्ट आएगा K टाइम्स स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 5R। वेरी सिंपल। एक बार जरा सोच समझ के देख लो कि ये कैसे आ रहा है। आप खुद से डी कैपिटल Q यहां पर कंसिडर कर लीजिए, उसके वजह से लिख लीजिए आप पोटेंशियल एनर्जी, Q का पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन इस डी कैपिटल Q के साथ, और उसी को इंटीग्रेट करके कंफर्म कर लीजिए कि ये आता है कि नहीं। और ये 5R होगा। 5R क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ dq एक बार में नजर आ रहा है। खैर, ये हुआ टोटल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल स्टेज में। और फाइनल एनर्जी क्या होता है? तो फाइनल क्या किसे रहे हो तुम? इस चार्ज पार्टिकल को ठीक उतना स्पीड दिया गया ताकि ये सेंटर तक पहुंच सके। कितने स्पीड से? तो टेंडिंग टू 0 स्पीड से। तो ये 0 स्पीड से ही सही, लेकिन यहां तक किसी तरह करके गिरते पड़ते पहुंच गया। तो वहां पर की काइनेटिक एनर्जी, इसी को मैं फाइनल बोल रहा हूं, ठीक। वहां पर की काइनेटिक एनर्जी को टेंडिंग टू 0 माना जाएगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जब चार्ज पार्टिकल यहां पर होगा तो 0 नहीं होगा। हाँ, उस पर फोर्स 0 लगेगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी उसका 0 नहीं होगा। तो चलिए करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी यहां पर K टाइम्स कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई केवल R, दोनों को इक्वेट करिए, आंसर निकालिए। 4/5 आ रहा है शायद, तो 8/5 वही वाला आंसर, बस स्क्वायर रूट के अंदर 8/5 आ जाएगा मुझे लगता है। आंसर लिख देता हूं मैं V के लिए, स्क्वायर रूट ऑफ 8/5 K स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई M टाइम्स R। ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है। टॉपिक लिख दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल। लिखो इस बात को, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल। और सबसे पहला स्टेटमेंट लिखो कि वी नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल। ये पूरा टॉपिक ही है। अब इसके बाद हम लोग स्टेटमेंट में लिख रहे हैं इसी में कि वी नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम ऑफ गिवन चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम ऑफ गिवन चार्जेस। अब देखिए बात को, मान लो कि ये पूरा कंप्लीट सिस्टम है। ये कंप्लीट सिस्टम मतलब अंदर ही अंदर यहाँ पर ढेरों चार्जेस हैं, यहाँ पर भी ये एक चार्ज है स्मॉल q का। बात को समझिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, लेकिन एकदम पूरे कंसंट्रेशन से अगर सीख रहे होगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है, ये भी उसी सिस्टम का हिस्सा है। ये पूरा बड़ा सा एक सिस्टम ऑफ चार्ज है। अब होता क्या है, एक प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस के अंतर्गत क्या होता है कि ये चार्ज्ड पार्टिकल जो पहले A पॉइंट पर हुआ करता था अब B पॉइंट पर आ गया। तो इस चार्ज पार्टिकल Q के यहां से यहां आ जाने के वजह से पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हाँ, बिल्कुल बदलेगा। लेकिन इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा था, इन दोनों चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में, उनके बीच में इंटरेक्शन का पोटेंशियल एनर्जी बदलना नहीं है। तो एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह जो कुछ भी तुम यूज करोगे उसमें तुमको लिखने का जरूरत ही नहीं है इनके बीच के पोटेंशियल एनर्जी को, इसलिए लिखा ही नहीं जाता है। फिर से, अगर बहुत बड़ा सा सिस्टम दिया हुआ है जिसमें ढेरों चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, लेकिन डिस्प्लेस हो केवल एक चार्ज पार्टिकल, A से B तक चला गया ये चार्ज पार्टिकल, तो ऐसे सिचुएशन में पूरे सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है उसे कह दिया जाता है कि ये सिर्फ एक चार्ज्ड पार्टिकल का ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ। फिर से, पूरे सिस्टम का अगर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिख रहे होंगे तो बहुत ज्यादा टर्म्स आ जाएंगे, ठीक। तो अक्सर ऐसा होता है कि पूरे सिस्टम के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिखते ही नहीं है। हम लोग सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल अगर डिस्प्लेसमेंट किया है अपना खुद का, सिर्फ एक चार्ज्ड पार्टिकल अगर डिस्प्लेसमेंट किया है अपना खुद का,
तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ लिखते हैं इस Q के इंटरैक्शन का बाकी सभी चार्ज पार्टिकल्स के साथ। इसका इसके साथ भी देखेंगे इंटरैक्शन, इसका इसके साथ भी देखेंगे, एक एक करके सबके साथ पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं और कह देते हैं कि जो भी आंसर आया वो है इस चार्ज पार्टिकल का ही पोटेंशियल एनर्जी। अब इस चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी यहां से यहां अगर ये चला जाएगा तो इस चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगा। समझे क्या बात? पोटेंशियल एनर्जी किस चीज का प्रॉपर्टी है, इस चार्ज पार्टिकल का क्या? तो फिर से समरी सीखो, पूरा का पूरा एक समरी, एक स्टेटमेंट में क्या बात मैं बता रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी किसका प्रॉपर्टी है, तो पूरे सिस्टम का प्रॉपर्टी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन अ स्पेशल केस व्हेन ओनली अ सिंगल चार्ज पार्टिकल गेट्स डिस्प्लेस्ड। एक स्पेशल केस जिसमें कि सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल अपने जगह से डिस्प्लेस होता है, तो ऐसे हालत में कह दिया जाता है कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ पूरे सिस्टम का, वो पोटेंशियल एनर्जी दरअसल इसी चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी था। तो कोई एक चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? तो मतलब जो कुछ भी हो, लेकिन एग्जिस्ट मतलब तभी निकाला जा सकता है जब सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ। अगर दो चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेस होंगे तो इसका अलग पोटेंशियल एनर्जी, उसका अलग पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक, जो मैं बता रहा हूं वो ये है कि पूरे सिस्टम में से अगर केवल एक चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेस होता है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कह दिया जाता है क्या, कि भाई एक चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ, अब पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, तो जरूर से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी उसी चार्ज पार्टिकल के वजह से था, तो उसी चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी है ये। ठीक, इस बात को जरा हम लोग अच्छे से नोट कर लें ताकि दोबारा से पढ़ो तो तुमको एक बार में समझ में आ जाए। तो लिखो इस बात को, consider a system of charges in which only a single charge particle gets displaced in a process, in which only a single charged particle gets displaced in a process। इसके बाद फिर then in this process change in potential energy of system, then in this process change in potential energy of the system can be assigned to that charged particle which got displaced, that charged particle which got displaced। एक लास्ट टाइम सुन लो, दिमाग में पक्का हो जाए ये बात। ढेरों चार्जेस हैं, उसमें से कोई एक चार्ज अपने जगह से मूव कर गया, तो अगर ऐसा होता है कि सिर्फ एक चार्ज मूव किया तो कह दिया जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का जो चेंज किया है वो ही इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। किसका? ये जो चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ ना, उसका पर्सनल है ये पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। एक एग्जाम्पल से इस बात को बताता हूं, फेमिलियर एग्जाम्पल, शायद अच्छे से समझ में आए। माना कि ये अर्थ है, ग्रेविटेशन चैप्टर में चलते हैं। माना कि ये अर्थ है, ये मास है m। ठीक, अब ऐसे हालत में इसका स्मॉल m मास का पोटेंशियल एनर्जी कैसे तुम लिखते हो? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये हाइट h है। तो देखिएगा, एकदम क्लियरिटी के साथ बता रहा हूं कि mgh है पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन किसका? अर्थ का कि इस पार्टिकल का? ना तो अर्थ का ना तो इस पार्टिकल का, ये पूरे सिस्टम का एक साथ इंटरैक्शन के वजह से ये रहा पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर ये डिस्प्लेस होता है तो कहा जा सकता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी दरअसल इसी का था। अगर किसी भी सिस्टम में केवल एक चार्ज पार्टिकल के डिस्प्लेस होने से पोटेंशियल एनर्जी चेंज करे तो कहा जा सकता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी का चेंज सिर्फ उसी चार्ज पार्टिकल के वजह, उसी चार्ज पार्टिकल का ही पोटेंशियल एनर्जी चेंज किया है। ठीक, और इसी बात का हम लोग यूज कर रहे थे पिछले 3 क्वेश्चंस में। पिछले 3 क्वेश्चंस जो हम लोग सॉल्व किए उसमें यही हो रहा था कि केवल एक चार्ज पार्टिकल अपना पोजीशन बदल रहा था। तो अब लिखेंगे आप कि मानिए कि ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, ये चार्ज है सपोज Q3, किसी भी पोलैरिटी का है, मुझे पता ही नहीं है, पॉजिटिव ले लेते हैं।
और यहाँ एक चार्ज है Q नॉट। ठीक, अब लिखो ये डायग्राम बना देने के बाद कि इफ चार्ज Q नॉट गेट्स डिस्प्लेस्ड ओनली, इफ चार्ज Q नॉट गेट्स डिस्प्लेस्ड ओनली, then its initial potential energy is given as, then its initial potential energy is given as, तो पोटेंशियल एनर्जी Q नॉट का क्या बनेगा? पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल U से रिप्रेजेंट कर रहा हूं Q नॉट का पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू K टाइम्स Q नॉट इंटू Q1 डिवाइडेड बाई R10। याद आया? R10 का मतलब Q1 और Q0 के बीच का सेपरेशन, प्लस K टाइम्स Q नॉट Q2 डिवाइडेड बाई R20। और सिमिलरली एक और टर्म रहेगा, यही लिख दे रहा हूं, K टाइम्स Q नॉट Q3 डिवाइडेड बाई R30। अच्छा ये बताना Q1 Q2 वाला टर्म क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि याद करो डिस्प्लेसमेंट केवल इसी का हुआ है, तो ये तो पहले भी रहेगा एनर्जी कंजर्वेशन में, बाद में भी रहेगा, तो इसको लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से इसी को कह दिया जाता है इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आई होप समझ पा रहे हैं आप। एक थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन ताकि आप सभी कंफ्यूज हों और उसको खुद से डील कर सकें। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन लिखिएगा। Identical charges are placed at corners of a hexagon. Identical charges are placed at corners of a regular hexagon. कैसे ही होता है हेक्सागन? Identical charges are placed at corners of a regular hexagon. अब क्या करो, इस चार्ज पार्टिकल का नाम रख दो A, इस चार्ज पार्टिकल का नाम B, बस A और B का जरूरत है। अच्छा अब इसके बाद अब क्वेश्चन को आपको सुनना होगा ध्यान से। क्या किया जाता है कि बाकी सभी चार्ज पार्टिकल्स अपने जगह पर फिक्स्ड हैं, लेकिन चार्ज पार्टिकल A को छोड़ दिया जाता है। तो चार्ज पार्टिकल A क्या करेगा? वो अपने आप रिपल्शन के वजह से दूर चलते चला जाएगा, बाकी सबके वजह से रिपल्शन होगा। तो ये दिया हुआ है कि ये जब इन्फिनिटी पर पहुंचता है, ये मान लो इन्फिनिटी जगह है, तो चार्ज पार्टिकल A जब ट्रेवल करते करते इन्फिनिटी तक पहुंचता है, काइनेटिक एनर्जी अचीव्ड बाई चार्ज A इज K नॉट। ठीक, तो कितने बचे यहाँ पर? 5 बचे चार्ज पार्टिकल्स। अब क्या होता है कि B को भी छोड़ दिया जाता है, तो B भी जाएगा इन्फिनिटी पर। हाँ, वो उस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, इस डायरेक्शन में जा सकता है या इधर जा सकता है, जैसे भी जाता है, लेकिन इन्फिनिटी पर जाएगा। जब तक इन्फिनिटी पर नहीं पहुंचेगा तब तक इस पर फोर्स लगते रहेगा, तो इसका मतलब वो इन्फिनिटी पर कभी ना कभी तो पहुंचेगा ही। तो अब सवाल ये है कि अगर A को इन्फिनिटी तक पहुंचने में काइनेटिक एनर्जी अचीव किया जाता है K नॉट, तो B अगर इन्फिनिटी पर उसके बाद पहुंचेगा तो कितनी काइनेटिक एनर्जी अचीव करेगा? लिख दो क्वेश्चन। इफ A is released from its position, kinetic energy achieved by it at infinity is K naught. If A is released from its position, the kinetic energy achieved by it at infinity, the kinetic energy achieved by it at infinity is K naught. ठीक, उसके बाद फुल स्टॉप के बाद लिखो if later B is also released, find its kinetic energy at infinity. If later, later मतलब जब A इन्फिनिटी पर पहुंच गया तब की बात कर रहा हूं, बचे केवल 5 चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब जाके सेकंड वाले चार्ज यानी B वाले चार्ज को भी अगर रिलीज कर दिया जाता है तो वो इन्फिनिटी पर पहुंचने के बाद कितनी काइनेटिक एनर्जी अचीव करेगा? इफ लेटर B इज ऑल्सो रिलीज, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी। सॉल्व करो अच्छे से इसको, अगले लेक्चर में इसका आंसर बताऊंगा। लेकिन सॉल्व अभी कर लो उसको, ठीक है? चलिए फिलहाल हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और टॉपिक लिखिए नया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पिछले क्लास में बताया था, इस पर डिस्कशन कर रहे होंगे हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल।
तो जिसको ये नहीं समझ में आएगा, अगला 2 चैप्टर गया उसका। अगला 2 चैप्टर मतलब कैपेसिटेंस है अगला 1 चैप्टर, और नेक्स्ट है फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। ये 2 चैप्टर तो सीधे सीधे गया, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं समझ में आएगा। तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को एकदम बेसिक बात से शुरू करके, जैसे चार्ज वगैरह के बारे में बात कर रहे थे, वहां से शुरू करके हम लोग डील कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सबसे पहली बात इसके बारे में ये मेंशन करें आप, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में लिखो, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। अच्छा, ऐसा ही स्टेटमेंट किसके लिए भी लिखवाया गया था? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। दैट वाज आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। वो किसी चार्ज का प्रॉपर्टी नहीं, चार्ज के वजह से किसी एक स्पेस के पॉइंट का एक प्रॉपर्टी हुआ करता था। खैर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्पेस के एक पॉइंट का प्रॉपर्टी है। अच्छा, याद करना जरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे करके बताया था मैं। ऐसे करके मैं बोला था ढेरों चार्जेस हैं यहाँ पर, प्लस माइनस कुछ भी करके कैसे भी ये मान लो, ठीक। वैसे ही अभी फिर से कर रहे हैं हम लोग। मानो कि यहाँ पर कैसे भी करके चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब मैं क्या देखता हूं कि यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल अगर रखा जाता है 2 कूलम्ब का इस पॉइंट P पर, पॉइंट का नाम है यहाँ के P, वहां पर 2 कूलम्ब का चार्ज अगर रख दिया जाता है, ये पॉइंट का नाम है भाई P, और इस पॉइंट P पर अगर ऑब्जर्व करते हैं 2 कूलम्ब का चार्ज रखने पर, तो जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आता है वो है 4 जूल का। किसका पोटेंशियल एनर्जी? यहां पर रखे हुए चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी। कैसे निकालोगे पोटेंशियल एनर्जी यहां रखे हुए चार्ज का? तो इसका इंटरैक्शन इसके साथ देखोगे, प्लस इसका इंटरैक्शन इसके साथ, इसका इंटरैक्शन इसके साथ, इसका इंटरैक्शन, एक एक करके सबके साथ। अच्छा, आपस में इन दोनों का नहीं देखोगे तो वो इसका पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहलाएगा, है कि नहीं? अभी सीखे इसी बात को हम लोग। खैर, तो Q चार्ज जो यहाँ पर रखा जा रहा होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी, अगर 2 कूलम्ब रखते हो यहाँ पर, तो मैंने पाया 4 जूल का पोटेंशियल एनर्जी है। तो मुझे ये बताओ कि अगर 4 कूलम्ब रख देते हैं तो कितना पोटेंशियल एनर्जी आएगा? तो 2 कूलम्ब रखे थे, तो यहाँ पर जो भी चार्ज रखोगे उसको इससे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो डिस्टेंस से, साथ में K लिखा हुआ है, फिर प्लस इसके साथ, फिर प्लस इसके साथ, एटसेट्रा, सबको काउंट करके ऐड कर दो। यही तरीका था पोटेंशियल एनर्जी निकालने का। तो जब 4 कूलम्ब रख दोगे तो एक एक टर्म डबल हो जाएगा कि नहीं? एक एक टर्म डबल हो जाने की वजह से ओवरऑल जो सम आएगा पोटेंशियल एनर्जी का, वो भी 4 जूल के बजाय इस बार आ जाएगा 8 जूल का, है ना? तो ये रहा पोटेंशियल एनर्जी नया। अच्छा, फिर आगे इसके अगर 6 कूलम्ब अगर मैं रख देता हूं तो इसका ट्रिपल हो जाएगा, 12 जूल का पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। 20 कूलम्ब अगर मैं रख देता हूं तो 40 जूल का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो हम लोग ये कर सकते हैं, याद रखना इस बात को, 2 कूलम्ब अगर रखे थे तो 4 जूल का पोटेंशियल एनर्जी आया था। हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि कोई चार्ज रखे ही नहीं, P पॉइंट को खाली छोड़ दो, P पॉइंट पर कोई चार्ज मत रखो, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि P पॉइंट पर अगर कोई चार्ज रखा जाएगा तो उस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी होगा 2 जूल पर कूलम्ब। समझ पाए क्या ये बात? इस पॉइंट P की एक प्रॉपर्टी है। इस पॉइंट P की क्या खास प्रॉपर्टी है कि भाई अगर यहां पर कोई चार्ज रखा जाता है तो उस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज 2 जूल होगा। मतलब 2 कूलम्ब रख दोगे तुम तो 2 जूल का डबल। पर यूनिट चार्ज देयर शैल बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 जूल। तो जितना ज्यादा चार्ज रखिएगा उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। तो पर यूनिट चार्ज इतना है पोटेंशियल एनर्जी, और इसी प्रॉपर्टी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल उस पॉइंट P के। ठीक है, तो अब देखिएगा शुरू से एक बार मैं बोला कि 2 कूलम्ब यहां रखते हो तो 4 जूल का पोटेंशियल एनर्जी होगा इस 2 कूलम्ब वाले चार्ज का। ठीक, तो ये जो एनर्जी मैं लिखा हूं इसका डायरेक्शन क्यों नहीं दिखाया मैं? जब फोर्स दिखाया करता था तब तो डायरेक्शन भी दिखाया था, इस बार डायरेक्शन क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, इट हैज नथिंग टू डू विद डायरेक्शंस। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसका डेफिनेशन अभी होने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज स्केलर नंबर और वेक्टर नंबर, तो इट इज स्केलर नंबर, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है ये। खैर, तो एक बात हम लोग सीखे कि इसका कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होता। दूसरी बात हम लोग नहीं, सबसे पहली बात किसी एक स्पेस के पॉइंट की प्रॉपर्टी है, वहां चार्ज होने का जरूरत ही नहीं है पहले तो। दूसरी बात कि भाई इसका डेफिनेशन क्या है, तो यहां अगर कोई चार्ज रखा जाएगा तो उस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस पॉइंट पी का। तीसरी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये तीन बात हम लोग अभी तक सीख गए। लिख दो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। एट अ पॉइंट पी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज, एट अ पॉइंट पी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इसके आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज per unit its charge if it is placed at P। फिर से, किसी पॉइंट P पर का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P is the electrostatic potential energy of a charge per unit its charge। यहां पर का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का क्या डेफिनेशन है, पोटेंशियल एनर्जी देखो तुम, लेकिन किसका, क्यू चार्ज का जो यहां रखा जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज पर यूनिट चार्ज इफ इट इज प्लेस्ड एट पी। तो यही हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला। तो ये भी मत लिखो, U डिवाइडेड बाई Q मत लिखो, प्रॉपरली लिखो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पूरी बात लिखो। अच्छा, इसी को लिखने का और भी कई तरीका हो सकता है। आप बुक्स को पढ़ेंगे और जितनी बातें नई सीखने को मिलेंगी आप उसको नोट करेंगे नोटबुक में। जैसे देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। यही होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इंफिनिटी से एक चार्ज को कहीं जगह पर लाने में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता है उसका नेगेटिव, इसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब चार्ज Q जो इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लाया गया था, उस चार्ज Q को तुम सेट कर दो 1 कूलॉम, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगा फिर वो, क्योंकि चार्ज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज आपने निकाल लिया। तो इस तरह से भी स्टेट किया जा सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को। मैं ये बोला इंफिनिटी से यहां तक 1 कूलॉम को लाने में होने वाला वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसका नेगेटिव, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बिल्कुल सही बात है। खैर, सबसे पहली बात, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन V से मैं इसको डिनोट किया करूंगा, और इसका ऐसा यूनिट वोल्ट, जनरली रिप्रेजेंटेड बाय V। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता करो, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता करिए तुरंत। नया फिजिकल क्वांटिटी सीखे हैं, सब कुछ इसका लिख डालो। इसके अलावा फिर ये स्केलर है कि वेक्टर, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी क्या होता है, mL2T-2 होल डिवाइडेड बाई पर यूनिट चार्ज। चार्ज को क्या लिखते हैं, C नहीं, A इंटू T। तो T टू द पावर -3 जाएगा, A टू द पावर -1 रहेगा, ये लिखा हुआ रहेगा। आई होप समझ गए इस बात को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में ये बात थी। खैर, क्वेश्चन लिखो, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज एट अ डिस्टेंस r। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज q, ड्यू टू अ चार्ज q एट अ डिस्टेंस r।
एट अ डिस्टेंस r। इस P पॉइंट पर हमें पता करना है कि कितना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो जरा एक बार कोशिश करो तो देखते हैं निकाल पाते हो कि नहीं। एक छोटा सा चेंज कर रहे हैं, इसको कैपिटल क्यू लिख लो, याद करना आसान होगा उससे। ये कैपिटल क्यू मान लिया जाए, ठीक। कैपिटल क्यू के वजह से इस पॉइंट P पर हमें पता करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मैं मान के चल रहा हूँ बिना पॉज किए हुए आपने निकाल दिया। चलिए सॉल्व करते हैं अब। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का बेसिक डेफिनेशन, अगर कोई चार्ज स्मॉल q यहाँ रखा जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी जिसका की वैल्यू कितना होगा, k टाइम्स स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई r होगा कि नहीं। ये पोटेंशियल एनर्जी माना जाएगा इसका, ठीक। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी कि ये रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ r स्क्वायर कर देंगे, किस चीज का फॉर्मूला बन जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्या है, उसका बेसिक डेफिनेशन क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का क्या डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी कि V, इसका फॉर्मूला बना किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से KQ/R, सिंपल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सीख गए हम लोग। नया क्वेश्चन लिखो, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। P पॉइंट पर निकालें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को दिए हुए हर केस में। सबसे पहला केस, इजी केस, स्मॉल q का चार्ज, फिर से यहाँ पर स्मॉल q का चार्ज, दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है 2r का, और पूछ रहा हूँ इस पॉइंट P पर का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक सेंटर में है P पॉइंट। जल्दी से करो, वीडियो को पॉज कर लो और कर लो, ठीक। Q और Q इन दोनों के वजह से मुझे पता कर रहा है P पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0, दोनों के वजह से कैंसिल हो जाएगा। नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डायरेक्शन ही नहीं होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डायरेक्शन नहीं होता। तो इस वजह से इसके वजह से भी देखेंगे और इसके वजह से भी देखेंगे, और दोनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दोनों के वजह से देख के उसका स्केलर सम करेंगे कि वेक्टर सम, तो स्केलर सम करेंगे, इसलिए ये इजी रहेगा। तो एक चार्ज के वजह से KQ/R, दूसरे चार्ज के वजह से फिर से यही, डायरेक्शन नहीं होता इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, इसलिए 2 टाइम्स इसका आंसर हुआ। समझ पाए बात को। ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, लिखिए। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, उससे भी आसान। यहाँ पर Q चार्ज है इस बार, और यहाँ पर पॉइंट P है। जल्दी से कर दो, ठीक। ये चार्ज नंबर 1, ये चार्ज नंबर 2, पहले लिखेंगे V1 प्लस V2, दोनों का सम कर दो, आंसर आ जाएगा। ये वेक्टर सम नहीं किया गया है। खैर, V1 का वैल्यू कितना, KQ डिवाइडेड बाई, नहीं स्मॉल q है, K टाइम्स स्मॉल q डिवाइडेड बाई 2r प्लस K टाइम्स स्मॉल q डिवाइडेड बाई r, 3/2 KQ/R। आ गया आंसर। थर्ड पार्ट कर दीजिए। थर्ड पार्ट करें। अब डर मत जाना, बहुत आसान सवाल है, सभी अच्छे से करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन पहले इसीलिए किए थे ताकि अभी आप एक बार में खुद से कर सकें। P पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैं जानना चाहता हूं। ये रहा एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड, Q है इसका टोटल चार्ज, लेंथ है इसका L, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है स्मॉल d ले लेते हैं। चलो, जो ये वीडियो देख रहा है सबसे ये क्वेश्चन होना ही चाहिए हर हालत में, ठीक। नहीं तो तुम्हारा पढ़ना बेकार। वीडियो को अभी पॉज करिए, तुरंत अभी ये लो, हाँ, और सॉल्व कर डालो। चलिए, मान के चल रहे हैं कि आपने कर दिया। ये डिस्टेंस x के बाद dx माना जाएगा, और सिर्फ ये dq के वजह से वहां पर निकालेंगे
DQ के वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल, उसका नाम रखेंगे DV। DV का वैल्यू बना, देखो DV का वैल्यू बनेगा K टाइम्स DQ डिवाइडेड बाई किसका स्क्वायर, नहीं स्क्वायर कहाँ, x, केवल x। ठीक, अब DQ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो DQ मतलब इतने छोटे से हिस्से में मौजूद चार्ज। तो DQ का वैल्यू कितना लिखें, तो DQ का वैल्यू आएगा Q डिवाइडेड बाई L इंटू DX। इसका इंटीग्रेशन आंसर है, Q बाई L कॉन्स्टेंट है, हटा दो बाहर। 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है, तो इंटीग्रेशन कर दिए जाने के बाद फाइनल रिजल्ट जो आया वो है इंटीग्रेशन कर दिया जाने के बाद फाइनल रिजल्ट K टाइम्स कैपिटल Q डिवाइडेड बाई L ln, क्या निकाले, इंटीग्रेशन का लिमिट देखे होगे तुम, x का वैल्यू शुरुआत में है कितना, स्मॉल d, और बाद में हो गया d प्लस एल, तो ये बना 1 प्लस एल बाई डी। अभी क्लासरूम में होते तो मैं पूछता कि कितने सही किए, मुझे लगता है 50% बच्चे सही कर पाए होंगे इसको। चलिए थर्ड पार्ट था ये, फोर्थ पार्ट लिखो और तेजी से करते जाओ, जितना सीखे हुए हैं सब चीज का रिवीजन भी हो जाएगा साथ में। फोर्थ पार्ट लिख रहे हैं हम लोग, ये रहा एक रिंग, इस रिंग के वजह से यहां पर मैं जानना चाहता हूं P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस पर चार्ज Q, रेडियस R, ये डिस्टेंस x, जल्दी करो, ये डिस्टेंस x दिया हुआ है। चलिए आई होप आपने कर लिया। तो देखो आसान सा एकदम सवाल है, सिर्फ इस DQ के वजह से चेक करते हैं पोटेंशियल कितना होगा, मात्र इस DQ के वजह से। तो इस DQ के वजह से पोटेंशियल कितना होगा, जो भी होगा उसको नाम दे दिया गया DV। तो DV का वैल्यू आएगा K टाइम्स DQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर लिखूं कि x स्क्वायर, नहीं स्क्वायर कहाँ रहेगा, R लिखूं कि x लिखूं, तो दोनों में से कुछ भी नहीं लिखेंगे हम लोग, ये डिस्टेंस लिख रहे होंगे। तो ये आएगा कितना, तो स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये डिस्टेंस आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करने का जरूरत है, तो इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, वो भी डिनोमिनेटर में, इससे डरने वाली कोई बात ही नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट होने की वजह से इंटीग्रेशन के बाहर, क्यों कांस्टेंट है ये, तो चाहे DQ कहीं पर भी ले लो ये वाला डिस्टेंस फिक्स रहेगा, इस वजह से ये कांस्टेंट है। केवल DQ मात्र का इंटीग्रेशन, वो इंटीग्रेशन करके आएगा क्या, कैपिटल Q। तो इसको डायरेक्ट लिखो कैपिटल Q, इंटीग्रेशन कर दिए हम लोग, इसलिए तो बोल रहा हूँ पोटेंशियल बहुत आसान कंसेप्ट है। क्यों आसान है, क्योंकि ये एक स्केलर है, इसको ऐड करना बहुत आसान है। अभी अगर ये वेक्टर रहता तो कंपोनेंट्स में डायग्राम बना बना के इमेजिन कर रहे होते हम लोग, रिजॉल्व कर रहे होते हम लोग। ये पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इस वजह से आसानी से कैलकुलेट भी हो जाता है, ऐड भी हो जाता है। हो गया, तो चलिए ठीक है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बाकी बात हम लोग कर रहे होंगे अगले क्लास में। लेकिन अब आपको क्या करना है, जब तक ये वीडियो तुम देख रहे होगे तब तक मैं लिंक में ऐसे, मतलब मैं PDF को डाल दिया हूँ जिसमें कि SCV बुक के सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, साथ में फिर NCERT बुक भी है और बुकलेट भी है। तो करना क्या है तुमको कि SCV बुक से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, बच्चों चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को A to Z कंप्लीट लास्ट तक कर डालो, पूरा 100% कंप्लीट। इसके अलावा बुकलेट में इन चैप्टर एक्सरसाइज 4 अब आप कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, जो चीज़ों को हम अगले क्लास में डिस्कशन कर रहे होंगे वो चीज़ें क्या क्या हैं, तो देखिए हम लोग डिस्कशन थोड़ा सा जो बचा हुआ है SCV बुक में, अरे तुम जब तक पहुंचोगे ना उन क्वेश्चंस तक, तब तक हम लोग यहाँ पर भी पहुंच जाएंगे। तो आप मेरा इंतज़ार मत करिए, आप फुल स्पीड में आगे बढ़िए बिल्कुल। खैर, जो डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं अगले 2 क्लासेस में वो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे होंगे, पोटेंशियल सीख गए, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से सीखा हुआ है, तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में डायरेक्ट कैसे रिलेटेड है, मतलब पोटेंशियल दिया रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिया रहेगा तो पोटेंशियल कैसे निकालना है, इस पर चर्चा कर रहे होंगे हम लोग अगले क्लास में। और उसके अगले क्लास में फिर हम लोग बात कर रहे होंगे डाइपोल्स के बारे में।
डाइपोल क्या होता है सब कुछ कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा तुमको, और पहले से पढ़े हुए रहोगे तो बहुत ज़्यादा फायदे में रहोगे। ठीक, तो ये दो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, लेकिन उसको जाने बिना तुम पूरा का पूरा 100